केपी कॉलेज आहोर की यूट्यूब क्लासों में आप सभी विद्यार्थियों का मैं भरत कोराना तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम हिंदी साहित्य के उस पार्ट को पढ़ेंगे जो आदिकाल से संबंधित है और उसमें से सिलेक्ट किया गया मैटर है रासो साहित्य। हम बात जब रासो साहित्य की करें तो उसका विवरण सभी अलग अलग जो विद्वान हैं, जैसे आचार्य शुक्ल जी हैं, आचार्य प्रसाद जी हैं, बहुत सारे विद्वानों ने अपने अपने पक्ष रखे हैं। और उसके बाद में हिंदी साहित्य का इतिहास जो नामक पुस्तक है उसमें से कुछ संकलित किया हुआ टॉपिक है, उसको हम आज पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो टॉपिक है रासो साहित्य। तो रासो साहित्य कैसे बना और उसके बारे में हम थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं। ठीक है साहब। तो ये कह रहे हैं कि आदिकाल में रासो ग्रंथ पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि हिंदी के प्रारंभिक काल में निरंतर एवं निर्बाध रूप से, निर्धनबाद बिना बाधा के निर्बाध रूप से रासो लिखे गए। रासो शब्द की उत्पत्ति है वो अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग मत से उसके बारे में कहा है। और यहाँ पर ग्रासा दत्तासी जो सबसे पहले विद्वान हुए जिन्होंने काल विभाजन भी किया हिंदी में, उन्होंने कहा है कि इसकी उत्पत्ति राजसूय से हुई है। आपने पढ़ा होगा राजसूय यज्ञ के बारे में, तो वहां से ही लेकर के आए हैं। और आचार्य शुक्ल जी जो हिंदी साहित्य के सशक्त हस्ताक्षर हैं, उन्होंने कहा है कि शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो रसायन से हुई है। किससे हुई है? रसायन। इन्होंने ऐसा कहा है। तासी जी ने कहा है कि इसकी जो उत्पत्ति हुई है वो राजसूय से हुई है। ठीक है। आगे नरोत्तम स्वामी ने इसकी जो उत्पत्ति है वो रसिक शब्द से बताई है। किसकी? रसिक। रस धन इक बराबर रसिक। ठीक है। द्विवेदी जी ने कहा रासक वस्तु तो एक विशेष प्रकार का खेल या मनोरंजन है, रास में भी वही भाव है। ऐसा किन्होंने कहा? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। उन्होंने कहा कि रासक सबसे बना है कि इसमें एक प्रकार का मनोरंजन होता है और एक प्रकार का खेल होता है, उसके संबंधित ये है। ठीक है। फिर अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग अपनी बात रखी और ऐसे जो उदाहरण है वो आपको देखने में मिलेंगे। खुमान रासो, हमीर रासो, बिसलदेव रासो, परमाल रासो, पृथ्वीराज रासो और विजयपाल रासो में। तो हम समय न गंवाते हुए पहली बात तो ये कि पहले इसको देख लीजिए कि राजसूय किसने कहा। ये चीजें आपके सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड में आती है कि भाई कौन से विद्वान ने ये कहा कि रासो ग्रंथ की जो उत्पत्ति है वो रासो शब्द की जो व्युत्पत्ति है वो कहां से हुई। राजसूय से किसने कहा या रसायन से किसने कहा, रसिक से किसने कहा या रासक से किसने कहा। यहां पर प्रश्न ऐसे बन सकता है कि ग्रासक दत्तासी का मत संबंधित है राजसूय से, रसायन से, रसिक से या रासक से। इस प्रकार से प्रश्न बन सकता है। तो सीधी सी बात है, जब बात आए ग्रासा दत्तासी की तो ग्रासा दत्तासी ने किस शब्द को सिलेक्ट किया है? राजसूय को। ठीक है। ये अब रसायन अगर आ जाता है तो वो जो उत्तर है वो आ जाएगा आचार्य शुक्ल जी का। रसिक जो आता है तो वो आएगा इनका नरोत्तम स्वामी जी का। और रासक जो आ जाता है तो आ जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। ठीक है। निम्न में से कौन सा है, निम्न में से कौन सा नहीं है, इस प्रकार का कोई प्रश्न बन सकता है और ज्यादातर सामान्यतः बनता है अगर आप नेट का एग्जाम दे देंगे। ठीक है। तो वहां यहां से प्रश्न बनता है कि इसका कौन से किसके संबंधित मत है, किसने क्या कहा, किसने क्या नहीं कहा। तो डेफिनेटली यहां से प्रश्न बनता है, इसलिए पहले हम यहीं पे आए। ठीक है। मिटाते हैं इसको। जो काम की चीजें होंगी उसको हम पढ़ेंगे और जो काम की आपके नहीं है उसके ऊपर हम समय जाया नहीं करेंगे। ठीक है साहब। एक होती है डिंगल और एक होती है पिंगल। इनकी दोनों की अलग अलग शैलियां होती हैं। ठीक है। डिंगल अपने इस साइड में जाएंगे, पश्चिमी राजस्थान के साइड में, तो डिंगल हैं। और डिंगल के आपके सशक्त हस्ताक्षर वर्तमान में आपको अगर देखने हैं तो श्रीमान आईदान सिंह जी भाटी, आपने नाम सुना होगा, अब कॉलेज प्रोफेसर पे रह चुका है। और आप यूट्यूब पे या गूगल पे कहीं पे भी डालोगे तो उनकी बहुत सारी कविताएं मिलेगी। आरएस के पेपर में अब की बार भी प्रश्न आया था किन से संबंधित है, उनमें एक विकल्प श्री आईदान सिंह जी भाटी साहब का भी था। और मैं उनके साथ में मिला हुआ भी हूँ, उनसे दर्शन लाभ भी लिए हुए। बहुत ही सरल व्यक्तित्व है। और उनकी एक कविता है, उसका छोटा सा अंश मुझे याद है कि मैं देख लियो आबो जमी ढड़ते हियाड़े रे हियड़ सू आद मेरी झाड़ तक, ऐसे करके है बहुत। तो वो है डिंगल। संदेशा पिन साहिबा पांचों फिरिए न दे है, पंछी घायला पिंजरे छूटन रो छंदे। पंछी है वो घायल होकर पड़ा है संदेह उसमें पिंजरे के अंदर और वो छूटने की चाह रख रहा है। हम बात करते हैं हमीर रासो की। ठीक है। ये प्रश्न भी आता रहता है फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड
और आरस वारस में प्रश्न मिलता ही मिलता है। हमीर रसों संबंधित हैं, हमीर रसों, यहां तो आपके 4 वाले विकल्प में मिल जाएगा, ये कहीं न कहीं मिलता है, हमीर रसों मिलता ही मिलता है। ठीक है, तो इसके जो कवि हैं वो है शारंगधर। कौन है? शारंगधर। तो प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है कि जो हमीर रासो है रचयिता है, ये प्रश्न बनता है और डेफिनेटली बनता है, और इसके जो रचनाकार हैं वो हैं शारंगधर। ठीक है, शारंगधर। ठीक, इसके अंतर्गत रणथंबोर, क्योंकि हमीर जो थे, हमीर रणथंबोर पे राज कर रहे थे, वहीं की पूरी बात है। जो घटनाक्रम है अलाउद्दीन खिलजी का युद्ध और राणा हमीर के बीच की जो लड़ाई है ना, और हमीर के बारे में कहा जाता है कि तिरिया सिंह गमन सतपुर वसन कदली फलत एक बार, और तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। और उसी हमीर के जिद और पराक्रम को इसके अंतर्गत बताया है। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा 1301 की घटना का वर्णन है इसमें, और इसकी कृति उपलब्ध नहीं है, मतलब लिखा गया है पर फिलहाल अपने पास में इसकी कृति मौजूद नहीं है। पर प्रश्न जरूर बनता है कि जो हमीर रासो हैं वो किस रचनाकार से संबंधित हैं या इसके रचयिता कौन है। तो प्रश्न इसके अंतर्गत से 2 चीजें हैं महत्वपूर्ण, एक तो है इसके रचयिता सारंगधर, और दूसरी बात है इसके अंदर जो मुख्य बात वो है कि ये किन से संबंधित है, तो राणा हमीर के संबंधित है। और तीसरी बात है कि इसमें कौन से काल का वर्णन है, तो 1301 के आसपास की जो युद्ध है उसका वर्णन है इसमें। ठीक है, दूसरी बात है बीसलदेव रासो, ये नेट के अंतर्गत पूछा गया सवाल है, मुझे खुद को पता है, एक बार पूछा था। तो जो बीसलदेव रासो है इसके जो रचयिता है वो है नरपति नाल। कौन है? इसके जो रचनाकार हैं वो रचनाकार है नरपति नाल। नरपति नाल वो इसके रचनाकार हैं। ठीक है, तो ये ग्रंथ भी महत्वपूर्ण है। क्यों है? इसको हम पढ़ ही रहे हैं। दूसरी बात है इसकी रचना कुछ विद्वानों ने विक्रमी संवत 1272 मानी है, जिसका प्रमाण कृति में दिया गया, इसकी किताब के अंतर्गत लिखा गया। तो इसकी जो वर्ष है, रचना का जो वर्ष है वो है 1272 विक्रमी संवत। कौन सा है? विक्रमी। फिलहाल चल रहा है ईस्वी 2021। ठीक है, और उसके अंदर 57 जोड़ दोगे तो विक्रमी निकल जाता है, तो विक्रमी माना गया है। दूसरी बात इसकी जो विशेषता है वो ये है कि 1212 में इनके रचनाकाल स्वीकारते हैं। इसमें वर्णन किसका है? तो जो बीसलदेव है राजा, कहां के? अजमेर के जो राजा बीसलदेव हैं उनका इसके अंतर्गत जिक्र किया गया है, और इनकी जो पत्नी है राजमती का वर्णन है, और बीसलदेव स्वयं का वर्णन किया गया है इस रचना में। ये चीज ध्यान रखने की है। ठीक है, सेकेंड ईयर वालों, ये आपके लिए बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि इसका किसका वर्णन है, तो राजमती का और बीसलदेव का वर्णन है। ठीक है, और ये विरह गाता है। ऐसा रासों में क्या है, ज्यादातर लड़ाइयों का वर्णन किया गया उसमें, है ना, किसके साथ क्या युद्ध कर रहा वगैरह वगैरह। पर हिंदी का पहला रासो ग्रंथ जिसके अंतर्गत श्रृंगार का वर्णन किया तो वो है बीसलदेव रासो। और ये प्रश्न MA एंट्रेंस पेपर जो राजस्थान यूनिवर्सिटी का हुआ था उसके अंतर्गत आया था। फिर नेट में प्रश्न आया कि हिंदी का ऐसा कौन सा ग्रंथ है जो रासो ग्रंथ है जिसके अंतर्गत श्रृंगार का वर्णन है। तो विरह जो है ये भी श्रृंगार का ही तो भाग है, संयोग और वियोग। जब श्रृंगार, जो रसों का प्रदान है वो श्रृंगार है, और श्रृंगार के जब 2 भेद कर देंगे तो एक संयोग हो जाएगा, दूसरा वियोग हो जाएगा, तो उसका वर्णन इसमें है। ठीक है, और इसके अंतर्गत नारी स्वाभिमान की भावना से ओतप्रोत ग्रंथ हैं। इसके अंतर्गत जो एक स्त्री है उसका जो स्वाभिमान होता है उसको इसमें दर्शाया गया है। और राजा जो भोज परमार की पुत्री राजमती है, बोलो राजमती कहाँ की है, तो ये राजा भोज की पुत्री है और उसका वर्णन है। इतना याद नहीं रखोगे तो भी चलेगा। और मेन मुख्य बात यह है कि इसमें किसका वर्णन है, तो अजमेर के राजा बीसलदेव का और उसकी पत्नी राजमती का। दूसरी बात है इसका रचना वर्ष, तो इसका है 1272 के आसपास, 12 के आसपास। और तीसरी इसके अंतर्गत महत्वपूर्ण बात वो है, ये है कि ये ऐसा ग्रंथ है जो श्रृंगार और विरह के आधार पर लिखा गया है। आगे वाला है परमाल रासो। फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया प्रश्न। इसके जो कवि जगनी कालिंजर संदेल राज्य के राजा परमार्दी देव का राज्याश्रय, राज्य धन आश्रय
और इसके अंदर ई प्रत्यय मिल चुका है और यहां पर ये बन जाती है दीर्घ संधि, राजा का आश्रय। परमार्दी देव जो थे इसके रचनाकार, वो किसके कालिंजर के जो थे उनके आश्रित थे, वहीं पे उनके दरबार में रहते थे और इसी के यहाँ बनाफर शाखा के, कौन सी शाखा के? बनाफर। ये बोलो हाई क्वालिटी के जो जैसे उसका एग्जाम हो गया, असिस्टेंट प्रोफेसर का हो गया, तो उसमें ऐसे प्रश्न आ सकते हैं कि जो यहाँ पे इनके जो आला और उदल कवि रहते थे, आला और उदल जो वीर थे वो कौन सी शाखा के थे, ये प्रश्न वहां आ सकता है। हालांकि ये 12वीं में चीजें दी हुई है, हमने ढंग से पढ़ाई नहीं इसलिए दिक्कत हो रही है। तो बनापुर शाखा के 2 क्षत्रिय वीर आला और उदल, इसका वर्णन है और प्रश्न इतना ही बनता है, आला और उदल किस रचना में सम्मिलित है? तो है परमाल रासो। दूसरा प्रश्न बनता है कि परमाल जो रासो है उसके रचनाकार कौन है? और तीसरा यहां से प्रश्न बनता है कि परमार्दी देव द्वारा रचित परमाल रासो में कौन कौन से वीरों का जो वर्णन किया गया है? ऐसा प्रश्न यहां से सामान्यतः बनता है और ये कई बार बन चुका है। ठीक है। वीर गति को प्राप्त होने पर जगनीक कवि ने अद्भुत गाथा को काव्य में लिखा, इसे आलाखंड से नाम से जानते हैं और आज भी वहां की जो संस्कृति है, वहां का जीवन है, उन लोगों के कंठों में आज भी आला और उदल की कविताओं का देखने को मिलता है, वर्णन देखने को मिलता है। इसकी रचना 13वीं शताब्दी मानी जाती है, परंतु इसकी प्रामाणिकता संदिग्ध है। मतलब ऐसा नहीं कह सकते ऐसा हुआ ही है, पर लेकिन वहां पे आज भी इसका वर्णन देखने को मिल रहा है। ठीक है। आगे है विजयपाल रासो। विजयपाल रासो को मिश्र बंधुओं ने, 3 भाई हुए जिनका नाम दिया गया मिश्र बंधु, ने 1300 विक्रमी संवत 1355 का ग्रंथ माना है, जिसकी रचना कवि नल सिंह ने की है। तो यह प्रश्न यहां पे महत्वपूर्ण है कि विजयपाल रासो की जो रचना है वो कौन से कवि ने की? तो इसके जो रचनाकार हैं वो हैं नल सिंह। ये महत्वपूर्ण बात है। और रासो ग्रंथ को जब पढ़ेंगे और रासो से संबंधित हिंदी लिटरेचर का जब पेपर बनेगा तो उसमें तो ये चीजें पूछनी है। रासो से संबंधित प्रश्न आएगा ही आएगा। तो सीधी सी बात है, इनको एक बार देख ही लेते हैं। तो नल सिंह ने की, इसमें राजा विजयपाल की विजय यात्रा का वर्णन है। कहां पे उन्होंने युद्ध किए, कौन सी विजय को उन्होंने प्राप्त की, उसका पूरा का पूरा वर्णन इस रचना में है, विजयपाल रासो में है। कुछ विद्वान इसे 16वीं शताब्दी की रचना मानते हैं। इसमें 42 छंद मिलते हैं, किंतु ये कृति अपूर्ण है। अपूर्ण ही जो पूरी नहीं है वो एक कृति है। कौन सी? विजयपाल रासो। आगे हम देखते हैं पृथ्वीराज रासो, और ये तो लगभग सभी को पता है पृथ्वीराज रासो क्या है। उसके बारे में देखते हैं कि इसके रचनाकार कौन है। तो इसके जो रचनाकार हैं वो है चंद्र बरदाई, चंद्र बरदाई इसके रचनाकार हैं। और ये एक विवादास्पद कृति है, विवादास्पद मतलब कोई इसको प्रामाणिक मान रहा है, कोई प्रामाणिक नहीं मान रहा है, कोई इसके आधे पार्ट को प्रामाणिक मान रहा है, कोई इसके आधे पार्ट को भी प्रामाणिक नहीं मान रहा है। इसके चार संस्करण हैं। संस्करण का मतलब एडिशन है, 1 2 3 4। जैसे कोई भी पुस्तक है, जैसे ये पुस्तक है, ठीक है, तो ये इसका पहला संस्करण है, फिर दूसरा संस्करण आएगा, फिर तीसरा संस्करण आएगा और फिर चौथा संस्करण, ऐसा है। तो ये इसके संस्करण है। इससे पता लगाना कठिन है कि इसमें प्रामाणिक ग्रंथ कौन सा है। इक प्रत्यय के कारण आगे वाला जो वर्ण होता है उसके अंदर आ की मात्रा लग जाती है। होता तो शब्द प्रमाण है, आपने देखा होगा शब्द क्या होता है? प्रमाण। और इक प्रत्यय लगने के कारण बन गया क्या? प्रामाणिक, है ना। तो इक प्रत्यय के कारण, जिस प्रकार से शब्द क्या है? समाज, इक प्रत्यय लग गया, क्या बन गया? सामाजिक बना ना, बनता है या नहीं बनता है? जिस प्रकार से शब्द है समास, इक प्रत्यय लग गया, क्या बन गया? सामासिक। तो इक प्रत्यय का खेल है ये, बाकी कुछ नहीं है। इक प्रत्यय कारण इस प्रकार से बदला होते हैं। ये हिंदी की क्लासों में हम जो व्याकरण की क्लासें होगी उसमें पढ़ेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता पर 2 पक्ष हैं। एक पक्ष उसे पूर्णतया अप्रामाणिक मानता है। एक जने तो कह रहे हैं कि भाई ये है ही नहीं, ऐसे प्रकार सा कोई ग्रंथ लिखा ही नहीं गया है। जिसके समर्थक हैं कविराज श्यामल दास। और ये प्रश्न आया हुआ है गौरी शंकर, हीराचंद ओझा, मुंशी देवी प्रसाद, डॉक्टर वूलर
और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ये मानते हैं कि पृथ्वीराज रासो है वो प्रामाणिक ग्रंथ नहीं है, चंद बरदाईकृत जो है वो प्रामाणिक नहीं है। बंद कर दो इसको। किंतु रामचंद्र शुक्ल इसे हिंदी का पहला कवि और पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य मानते हैं। और ये भी प्रश्न पूछा गया है, ऐसे कौन से आचार्य हुए या ऐसे कौन से हिंदी के विद्वान हुए जिन्होंने पृथ्वीराज रासो को पहला हिंदी का महाकाव्य माना है? तो वो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। प्रश्न इस प्रकार से भी बन सकता है कि आचार्य शुक्ल जी ने हिंदी का प्रथम महाकाव्य का दर्जा किसे दिया है? तो उसका उत्तर हो जाएगा पृथ्वीराज रासो को। प्रश्न ये भी बन सकता है कि आचार्य शुक्ल ने हिंदी का पहला कवि किसे माना है? तो इसका उत्तर हो जाएगा चंद बरदाई। होगा या नहीं होगा? आगे है दूसरा पक्ष यह है जो इस प्रामाणिक मानते हैं। इस मत के समर्थक हैं बाबू श्याम सुंदरदास, पंडित मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या, मथुरा प्रसाद दीक्षित, मिश्र बंधु, मैंने जो बताया ना 3 भाई हुए वो वाले, कर्नल टॉड तो आपने देखा होगा, इतिहास जनरली पढ़ोगे तो कर्नल जेम्स टॉड नाम आता ही है। तो वही जेम्स टॉड है, ये कर्नल जेम्स टॉड, जिन्होंने माना कि ये प्रामाणिक है। और तीसरा पक्ष पृथ्वीराज को अर्ध प्रामाणिक मानता है। कोई कहते हैं भाई आधा तो इसमें सही और आधा इसमें मैटर है जो गलत डाला गया। ऐसे कौन से हैं? ऐसे जो विद्वान हैं वो ये कहते हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, ये इसको अर्ध प्रामाणिक मानते हैं कि भाई है पर आदि प्रामाणिक और आदि प्रामाणिक नहीं है। क्या? पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता के संबंध में ये अपने अपने मत देते हैं। द्विवेदी का मत है कि रासो की संवाद शैली अन्य रासो ग्रंथों यथा संदेश रासक से मिलती है, कहीं दूसरी जगह से मिलती जुलती है। रासो में 12वीं शताब्दी की भाषागत प्रवृत्तियां मिलती हैं। ये शुद्ध ऐतिहासिक न होकर काव्य ग्रंथ हैं, शुद्ध ऐतिहासिक नहीं है, ये केवल एक काव्य ग्रंथ कह सकते हैं इसको। इस प्रकार का जो मत है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने अपने अनुसार दिया है। देखो इतिहास धन इक होता है, इक प्रत्यय जब ई के साथ लगता है तो ई का ए बन जाता है। ठीक है। रासों में वे सर्ग, जैसे आप पढ़ोगे तो रामायण में क्या लिखा हुआ कांड है, बाल कांड, अयोध्या कांड, लंका कांड, किष्किंधा कांड, है ना। कहीं कहीं पर समय है, जैसे इसमें समय भी आएगा। और फिर महाभारत में जाओगे तो बोलो वो अध्याय वगैरह इस प्रकार का आता है। तो इसमें सर्ग का मतलब वही होता है, टॉपिक, एक पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट। तो ये कह रहे हैं कि रासों में वे सर्ग प्रामाणिक है जिनका आरंभ शुकी संवाद से होता है। शुक का मतलब होता है तोता और शुकी का मतलब तोती। तो जहां से तोता बोल रहा है या जो कहानी है वहां से होता है। ये प्रामाणिक अंश बाद में जोड़े गए हैं। अंश का मतलब होता है हिस्सा, अंश यानी हिस्सा। तो ये बाद में जोड़े गए हैं। चंद बरदाई ऐसे सहज प्रफुल्ल कवि के रूप में दृष्टिगत होते हैं जो विषम परिस्थितियों में भी जीवन रस छींचते रहते हैं। जीवन के रस हैं, जीवन की जो बातें हैं वो अपने काव्य में बताते रहते हैं, जोड़ते रहते हैं। अतः द्विवेदी ने लिखा, द्विवेदी ने तो नहीं कह सकते, द्विवेदी जी कहेंगे, क्योंकि हिंदी के सशक्त हस्ताक्षर, समर्थ हस्ताक्षर, बहुत ही बड़े विद्वान बने हैं। तो इनका नाम लेने से पहले, बोले इनकी किताबों को तो हाथ लगाने से पहले हाथ धोने पड़ते अपने को, इतने विद्वान हुए ये। द्विवेदी जी ने लिखा कि पृथ्वीराज रासो एकदम अप्रामाणिक पुस्तक नहीं है, ये अर्ध प्रामाणिक पुस्तक है। तो प्रश्न बन सकता है कि हिंदी के कौन से विद्वान हैं जिन्होंने ये माना कि जो पृथ्वीराज रासो है वो अर्ध प्रामाणिक ग्रंथ हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, मिश्र बंधु, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, या फिर निम्न में से कोई नहीं। तो इसका विकल्प वो ये हो जाएगा। ठीक है। इसके कुछ प्रामाणिकता आगे चलते हैं प्राप्त होती है, जैसे आरंभिक अंश इच्छिनी विवाह, शशिवर्त का गंधर्व विवाह, संयोगिता का जन्म विवाह। इस प्रकार पृथ्वीराज रासो की कथा ऐतिहासिक है, इतिहास से संबंधित है। जब शहाबुद्दीन गौरी ने पृथ्वीराज को बंदी बनाकर गजनी ले गया, तब पृथ्वीराज चौहान को बचाने के लिए छंद बरदाई स्वयं भी साथ गए और शब्द भेदी बाण चलाने में कुशल पृथ्वीराज का कौशल गजनी में दिखाया। और ऐसा कहते हैं कि भाई जब इनको पकड़ा गया और गजनी ले गए तो इन्होंने कहा था कि
इनकी आंखें बंद थी। इन्होंने शहाबुद्दीन गौरी से शर्त रखी कि भी हमारे पृथ्वीराज जो हैं वो शब्द भेड़ी बाण चलाते हैं और इनकी आंखें बंद करने के बाद में भी तवे फोड़ सकते हैं। तो चंद्रबरदाई ने बताया पूरा नाफ कि यहाँ पे जो बादशाह है वो इतना ऊंचा बैठा। तो फिर इन्होंने एक दोहा कहा चंद्रबरदाई जी ने कि 4 बाज 64 सॉरी 4 उस दोहे को मैं भूल रहा हूं, थोड़ा याद नहीं आ रहा है। 8 4 5 अष्टअंगुल 4 5 मैं थोड़ा भूल रहा हूं उसको, मैं वापस कभी बता दूंगा। उन्होंने कहा था कि भी 4 बांस के बराबर 8 अंगुल के बराबर और उसके ऊपर जो सुल्तान बैठे हैं, और उसका अंतिम जो है वो मुझे याद है कि 8 अंगुल प्रमाण ता ऊपर बैठो सुल्तान मत सुके चौहान। इतना मुझे याद है, बाकी माफ़ी चाहता हूँ, मैं भूल गया हूँ उसको और कोशिश करूँगा। मुझे थोड़ा रिपीट नहीं हो रहा, जोर दे रहा हूँ, पर यहाँ पे तो अब ऑनलाइन है तो आप तो देख रहे हैं कि सर जोर कुछ ज़्यादा ही दे रहे है ना। ये तो ही रहा हुआ 4 गज 64 याद नहीं आ रहा, माफ़ी चाहता हूँ आपसे। आगे चलते हैं। तो वो इसमें कहाँ है और ऐसा कहते हैं कि ये जो पुस्तक है, ये जो रचना है चंद्रबरदाई जी ने पूरी नहीं लिखी क्योंकि इनके बीच में इनका देहांत हो गया था। तो इनके पुत्र जल्हण ने पूरी की। किन्होंने की? जल्हण ने। और इसके संबंध में मत है कि पुस्तक जल्हण हत दे चली गजन नृपकाज, और ये पुत्र जल्हण ने पूरी की थी इनकी पुस्तक को। और फिर अन्य रचना है संदेश राशो। इसके जो रचनाकार हैं वो है अब्दुल रहमान या फिर अद्दमान। ये अपभ्रंश का महाग्रंथ है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि अपभ्रंश का जो महाग्रंथ है, तो अब्दुल रहमान जी है, इनको अपभ्रंश का ये महान ग्रंथ बताया गया इसको, ठीक है। और आगे चलेंगे तो है प्राकृत पेंगलम, और इसके जो संकलन करता है वो लक्ष्मीधर जी हैं, ठीक है। इसमें विद्याधर, सारंगधर, जज्जल एवं बब्बर आदि कवियों की रचना को संकलित किया गया है। हमीर काजू जज्जल भणई कोणाहल मोहम्मद जलऊ, ये इस प्रकार का इसमें है। इसमें निवास स्थान इसको त्रिपुरी बताया गया है। चौथा महत्वपूर्ण कवि इसमें बब्बर है। ये इतना महत्वपूर्ण नहीं, बस इतना ही है कि प्राकृत जो पेंगलम है ये किन से संबंधित है, ठीक है। या फिर इसमें कौन से महत्वपूर्ण कवि हैं, तो सारंगधर इसमें भी आ जाएंगे। आगे है ढोला मारूरा दुआ। ये नेट में प्रश्न पूछा गया था, 11वीं शताब्दी का महत्वपूर्ण रचना, ठीक है। इसमें राजस्थानी भाषा का प्रेमाख्यान काव्य है जिसमें प्रेम को दर्शाया गया राजस्थानी भाषा का। दूसरी बात, इसमें राजकुमार ढोला और मारवणी नामक राजकुमारी की प्रेम कथाएं, ये RS प्री में पूछा गया सवाल है। ढोला और मारवणी, जिसको मारवणी को मारू कहा गया, जिसका वर्णन है, ठीक है। कछवा वंश का राजा नल का पुत्र ढोला, ढोला के पिता का नाम है नल और वो कछवा वंश से संबंधित है। ये प्रश्न भी नेट में पूछा गया था कि ढोला की आयु कितनी थी उस समय, तो ढोला की आयु थी 3 वर्ष और पुंगल के राजा पिंगल की कन्या मारवणी 1.5 वर्ष की थी। ये प्रश्न पूछा गया और मैंने उस एग्जाम को दिया था, मुझे पता है कि 3 वर्ष का ढोला है और 1.5 वर्ष की मारवणी है, उसका वर्णन है। और तब इन दोनों का विवाह हो गया था। प्रश्न आया था कि जब ढोला और मारू का जब विवाह हुआ उनकी आयु कितनी थी, तो ढोला की थी 3 वर्ष और मारवणी की थी 1.5 वर्ष। महत्वपूर्ण है। आगे चलते हैं। मारवणी अर्थात मारू ढाडियों, गांव गांव के जाकर गीत गाने जा वाली एक जाति ढोला तक संदेश पहुंचाती है और उनका एक विवाह हो जाता है, उसका वर्णन है इसमें भाव, गांभीर्य और राजस्थानी भाषा का परिष्कृत रूप देखने को मिलता है, बिल्कुल साफ सुथरा। परिष्कार का मतलब है साफ। साहित्य में युक्ति प्रचलित है। एक बात प्रचलित है कि सोरठियो दुओ भलो भती मरवणरी बात, जोवन छाई धन भली और तारा छाई रात। ये राजस्थानी में बात देखने को मिलती है। और एक और बात है कि
सोरठ यदि छेड़िए सोफा पड़ जाए। सोरठ एक राग हुआ करती है जो प्रभात के समय गाई जाती है। अगला है खुसरो की पहेलियां, और जो खुसरो की पहेलियां हैं इसके जो रचनाकार हैं अमीर खुसरो है, और इनका वास्तविक नाम था अबुल हसन, और इनके गुरु थे निजामुद्दीन औलिया, और निजामुद्दीन औलिया का इसमें वर्णन किया गया है। ठीक है, और इसमें बात लिखी गई है कि गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस, छल खुसरो घर आपने रैन भई संदेश। सब कुछ लूट चुका, अब हमारे पास में क्या है, और ये इसका वर्णन इसमें किया गया है। इनके पास जो कुछ था सब लुटा दिया और स्वयं अपने गुरु औलिया की मजार के पैर, औलिया कौन, निजामुद्दीन जी औलिया, निजामुद्दीन औलिया के पास बैठ गए। इनकी मृत्यु पर इनकी कब्र भी औलिया की कब्र के पास ही बनवाई गई। खुसरो को अरबी, फारसी, तुर्की एवं हिंदी का अच्छा ज्ञान था। इन्होंने खालिक बारी और पहेलियां लिखी जो लोक साहित्य में बहुत प्रचलित हुई, लोगों के साहित्य में बहुत चीजें प्रचलित हुई। खुसरो की पहेलियां हिंदी साहित्य का अनमोल रत्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण इन्होंने वो चीजें लिखी। एक थाल से मोती भरा, सबके सिर पर औंधा धरा, चारों ओर वह थाली फिरे, मोती इनसे एक न गिरा। इस प्रकार की पहेली, तो इसका उत्तर होता है आकाश। खेत में उपजे सब कोई खाए, घर में उपजे घर को खाए, यानी फूट। और पांचों के सिर काट दिए, न मारा ना खून किया, यानी नाखून। इस तरह की जो चीजें थी इनका आविष्कार है वो अमीर खुसरो जी ने किया। और अंत में आगे हैं विद्यापति जी, और इनको कवि मैथिल, और ये असिस्टेंट प्रोफेसर में आया था, कवि मैथिल की उपाधि किनको दी गई, तो विद्यापति जी को है। और इनका जन्म है वो बिहार में हुआ, और बहुत सारी इनके व्यक्तित्व में पांडित्य, कला, साहित्य और भावुकता का वर्णन इनके अंदर देखने को मिलता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है ये कि इन्होंने 2 ग्रंथ लिखे, कृति लता और कृति पताका, और इसके अंतर्गत वीर रस का प्रयोग है, और ये अवट भाषा के ग्रंथ हैं। कौन से? अवट। राधा कृष्ण की भक्ति के रूप में विद्यापति पदावली की रचना की, और 1-2 विद्यापति पदावली, कृति पताका और कृति लता, ये इनके महत्वपूर्ण ग्रंथ है। 2nd ग्रेड, 1st ग्रेड, असिस्टेंट प्रोफेसर और नेट वाले एग्जाम में ये चीजें पूछी गई हैं। बस इसी के साथ मैं भरत कोराना लेता हूं विदा। वीडियो आपको किस प्रकार से लगा तो ये आप अपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और इसके साथ में आप वीडियो को बार बार देखिए। लिटरेचर के संबंधित प्रश्न है, इसमें से बहुत सारे बनेंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। शुक्रिया, शब्बा खैर।